शूट्स होते हैं आर्टिस्ट के हाथ में कोई माइक नहीं होता, एक नॉर्मल लेवल माइक दिया जाता है, तो वो प्रॉपर वे में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। भले फ्रंट कैमरा 2-4 आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन बैक कैमरा 100-150 से भी ज़्यादा टेक्नीशियन, क्रिएटिव टीम, सपोर्टिव टीम होती है, तो अलग अलग डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जो आवाज़ें हमें फिल्मों में सुनना पसंद नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए डायलॉग डिलीवरी फिर से रिकॉर्ड की जाती है। ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। कैसे मैं बताता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को गुस्सा आ गया, अभी गुस्से में सामने वाले को 4 बातें भी सुना दी, अभी 15-20 मिनट हो गए, गुस्सा ठंडा भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे गुस्सा करके दिखाओ, कर सकते हो क्या? नहीं ना, मतलब हम अपने इमोशंस को फिर से बयां नहीं कर सकते। उसी तरह से फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट हो गई, जिसमें कितने सारे इमोशंस हम देखते हैं, रोमांटिक, कॉमेडी, रोने वाला, गुस्से वाला, अब इसको फिर से बयां करना है विद सेम वे, सेम इमोशन, सेम लिप सिंक मैच, वो भी सेम डायलॉग। एक डिफिकल्ट टास्क होता है जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट को पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए अलग से होते हैं डबिंग आर्टिस्ट, जिनको मैं पर्सनली गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही कहूँगा, कि जो दूसरे एक्टरों की हूबहू आवाज़ भी निकालते थे और उनके इमोशंस को बयां भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दूँ, पहले ज़माने की बात करें तो श्रीदेवी जी को हम सभी जानते थे, खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन शुरुआती दौर में उनको डबिंग में बहुत दिक्कत थी। चांदनी फिल्म उनकी फर्स्ट फिल्म है जिसमें उन्होंने अपनी खुद की आवाज़ दी है, तो उससे पहले भी उनकी फिल्में आई थी, कितनी 11 फिल्में आ चुकी थी, लेकिन शायद ही आपको पता होगा असल में उस दौरान श्रीदेवी जी को डब किया करती थी रेखा जी। रेखा जी एज अ खूबसूरत एक्ट्रेस हम सभी जानते हैं, लेकिन 70s की वो फाइनेस्ट फीमेल डबिंग आर्टिस्ट है साथ में। हर सैटरडे संडे सेटमैक्स चैनल पर हमें बच्चन साहब भी मिलने आते हैं, वो भी स्पेशल जहर वाली खीर खाने। 4-5 बार देखी होगी फिल्म, देखिए बहुत बार देखे। ओके, सूर्यवंशम फिल्म में बच्चन सर का डबल रोल था, उन दोनों किरदारों के साथ भी जो दोनों लीड एक्ट्रेस थी, जो कि उनकी पत्नियों का किरदार प्ले करती है, असल में उन दोनों एक्ट्रेस को डब रेखा जी ने किया। अब तक नहीं पता था तो और एक बार फिल्म देखने बैठ जाना, आवाज़ बढ़ा के गौर से सुनना, आप घर बैठे बैठे खुद भी पहचान जाओगे कि ये रेखा जी की आवाज़ है। और आज के ज़माने की बात करूँ तो जैकलीन, कैटरीना, करीना जैसे एक्ट्रेस को डब करती है मोना शेट्टी। गूगल करोगे तो भी पता चल जाएगा। मोना अभी इंडिया की टॉप फाइनेस्ट लीडिंग फीमेल डबिंग आर्टिस्ट है, जिसका सिर्फ 5 मिनट का डबिंग चार्ज मोर देन 1.5 लाख है, और वो 20 से भी ज़्यादा फीमेल आर्टिस्ट को आज के डेट में डबिंग देती है, वो भी परफेक्शन के साथ, क्योंकि आज के डेट में हम मल्टीपल लैंग्वेज की कंट्रीज़ की भी फिल्में हिंदी में डब सुन सकते हैं। ओके, ये हो गया डायलॉग डिलीवरी का पार्ट, लेकिन इसके अलावा डबिंग में साउंड में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना फिल्मों का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन आज तक आपने 50 एक फिल्में देखी होगी, शायद ही आप में से किसी ने उस चीज़ पे गौर किया होगा। अप्रिशिएट तो बहुत दूर की बात है, मतलब कभी सोचा थे क्या कि एक फिल्म में डायलॉग छोड़ के हम सपोर्टिंग वॉइस कितने सुनते हैं? अगर शोले फिल्म देखने बैठ जाते तो उसमें दौड़ते हुए घोड़े के टाकों की भी आवाज़ हमें सुनाई देती। घोड़े के पैरों पे तो कोई माइक नहीं दिखता, तो उसके पीछे माइक लेके हम भी नहीं दौड़ सकते, धीरे दौड़ भाई मुझे आवाज़ रिकॉर्ड करनी। उसी तरह से हीरोइन चलती है तो उसकी घुंघरू की छनछनाहट हो गई, होटल का सीन है, वेटर ग्लास में पानी भरते हैं तो पानी भरने की आवाज़ सुनाई देती है, कोई चीज़ उठाई जाती है, कोई चीज़ रखी जाती है, मतलब हर एक आवाज़ हमें आती है, तो ये भी आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती है, राइट। तो इसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, जिस टेक्निक को कहा जाता है फॉली। और फॉली के लिए इस तरह के कुछ स्पेशल माइक्स होते हैं जिन्हें CO2 माइक या कंडेंसर माइक भी कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके रेडियस में छोटी सुई भी गिर जाती है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी वो कैच करता है, और जब हमें आउटपुट चाहिए तो हाई फ्रीक्वेंसी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लाउड स्केल में सुन सकते हैं। हालांकि ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए एक बंद साउंड प्रूफ स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। ये ओपन स्टूडियो है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ 2-3 लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे मिशन मंगल फिल्म देखी है अक्षय सर की? ओके, 30-40% लोगों ने देखी है। रॉकेट साइंस बेस्ड फिल्म थी, हमारा मंगलयान जो गया था, हम इंडियंस के लिए वन ऑफ द प्राउड मोमेंट। असल में जहाँ रॉकेट लॉन्च होता है, फॉर सिक्योरिटी रीजन हमें 2 किलोमीटर रेडियस तक रहना भी अलाउ नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? सो फिल्मों के लिए वो एक फॉली है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हो इसे ऑडियो नहीं है, ऑडियो में यहाँ से दूंगा इस माइक से। तो 70% इस तरह से आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है, और 30% इसको कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हम क्लोज शॉट देखते हैं तो आवाज़ लाउड होती है, लॉन्ग शॉट होता है रॉकेट दूर दूर चला जाता है तो आवाज़ धीमी धीमी भी होती है, और इसको विजुअल के साथ प्रॉपर एडिटिंग रूम में फ्रेम बाय फ्रेम मैच किया जाता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता अलग से रिकॉर्ड किया है। ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लाइव दिखा रहा हूँ तो मे भी आपको थोड़ा सा मिसमैच लगा होगा। और इसके बाद जो मैं इफेक्ट दिखाने वाला हूँ वो बहुत खास है, क्योंकि उसके बिना हमारी फिल्में मतलब बन ही नहीं सकती।
जैसे कि अपने सभी फिल्मों में फाइट सीन होता ही है, राइट? और उसमें साउथ की फिल्म और हड्डी ना टूटे ऐसा कोई नहीं, बराबर है ना? पंच मारो तो 2-4 हड्डियाँ तोड़नी है, हाथ मरोड़ना, गर्दन मरोड़ना एकदम ही आम बात है। लेकिन असल में हड्डी टूटने की आवाज़ होती है क्या? एकदम स्लाइटली होती है, मसल्स के कारण हम भी नहीं सुन पाते। फिल्मों में साफ पता चलता है, क्योंकि असल में हड्डी टूटने की आवाज़ के लिए इस माइक के सामने गाजर या मूली तोड़ी जाती है। आपको ऐसा सुनाई देता है कि भाई हड्डी तोड़ी गई है। और जो हाथ ट्विस्ट किया जाता है, हाथ मरोड़ते हैं ना, तो उसके लिए प्याज की सब्जी होती है, लंबे पत्ते होते हैं, या फिर फ्लावर जो सब्जी होती है ना, तो उसके ऊपर के जो रूट्स होते हैं तो वो हार्ड होते हैं लेकिन ट्विस्टेबल होते हैं, तो उसको इसके सामने ट्विस्ट किया जाता है। आपको ऐसा सुनाई देता है कि भाई हाथ मरोड़ा गया। और जो गर्दन तोड़ी जाती है, नेक ट्विस्ट करते हैं, वो किस तरह से होता है मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। और उसके लिए मेरे पास एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, इससे वो आवाज़ रिकॉर्ड होगी, किस तरह से आप खुद ही देखिएगा। ओके, प्ले। ओके, और इसके बाद जैसे कि मैं घोड़े के टाकों की बात कर रहा था, तो घोड़े के टाकों की 4 फॉलो इफेक्ट है। मतलब हम 4 तरह की आवाज़ सुनते हैं। घोड़ा प्लेन हार्ड सरफेस पे दौड़ता है तो आवाज़ अलग होती है, मिट्टी में कीचड़ में दौड़ता है, घास पे दौड़ता है तो अलग। तो हमें अलग प्रॉप इस्तेमाल करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट दिखाने वाला हूँ हार्ड सरफेस का, और वो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास सिंपल द शेल ऑफ कोकोनट है, इससे वो आवाज़ रिकॉर्ड होगी। तो आप लोग जो वीडियो देखोगे वो एक्चुअली जो है वो मिट्टी पे दौड़ने वाला घोड़ा है, और मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ हार्ड सरफेस का। ये एक पॉइंट छोड़ के आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, और मेरा मतलब एक्टिविटी दिखाने के बाद आप लोगों को बताना है कि आपको इसमें वियर्ड क्या लगा, अजीब क्या लगा। ओके, क्या नोटिस किया? कुछ किसी ने गेस किया क्या वियर्ड लगा आपको इसमें? नहीं? मैच के लिए तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि मुझे एडिट रूम में मैच करना होगा फ्रेम बाय फ्रेम। साउंड ज्यादा है कि पैर नहीं दिख रहे थे फिर भी साउंड आ रहा था। हाँ, मतलब वो मैं एक्चुअली ऑडियो सुना रहा था आपको। मतलब फिल्मों में तो हम सुनते ही हैं, लेकिन कुछ अजीब वियर्ड और ये मैंने सब स्टार्टिंग में ही जाते हुए पहाड़ से कैसे? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि मिट्टी का वीडियो रहेगा, लेकिन हार्ड सरफेस का मैं इफेक्ट दिखाने वाला हूं। बाकी घोड़ों की आवाज, दूसरों की आवाज नहीं आ रही थी। अभी सर मैं 2 ही हाथ हैं मेरे, सॉरी। आप ही बता दो आप। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, ये 2 पैर का घोड़ा है। हाँ, 4 पैर। घोड़ा 2 पैर का होता है? 4। मतलब आपका ध्यान अभी भी नहीं गया, तो यही मतलब दिक्कत है। दिक्कत मतलब वो एक्चुअली फैक्ट बात है कि जो प्लेन हार्ड सरफेस का इफेक्ट होता है वो इससे लिया जाता है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 2 पैरों का इफेक्ट आता है। आप किसी भी फिल्म में हार्ड सरफेस का ऑडियो सुनोगे और अगर गौर से देखोगे ना, तो आपको 100% आवाज मिसमैच लगेगी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो ये कुछ लाइव ट्रिक्स, मतलब आसान ट्रिक्स थे जो कि मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा सका। लेकिन ऐसे फॉली के 1000+ वर्जन्स होते हैं, और एक फिल्म में हम कम से कम 2 से 2500 फॉली इफेक्ट सुनते हैं, जो कि हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। मतलब हम सोचते भी नहीं कि भाई ये किस तरह से रिकॉर्ड किया है, लेकिन हर एक आवाज़ है इसी तरह से रिकॉर्ड की जाती है, डायलॉग छोड़ के। जैसे कि कितने सारे आवाज़ होते हैं। पुराने फिल्में देखी होगी तो लिटरली राज कपूर साहब चलते थे तो उनकी फुटस्टेप सुनाई देते थे। वो टेलीफोन होता था तो वो डायल किया जाता था तो डायलर भी हम सुन पाते थे। हॉरर फिल्मों में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है, दरवाज़ा खुलता बंद होता है तो भी आवाज़ चाहिए, खिड़की, नल, कुर्सी, लाइट, हवा, हर एक चीज़ की आवाज़ रिकॉर्ड करनी होती है। इनफैक्ट किसी फिल्म में कुछ खाने का सीन है, चबाने का, बाइट करने की भी आवाज़ आती है, तो आर्टिस्ट के मुंह पे तो माइक नहीं घुसा सकते, भाई चबा मेरे को आवाज़ रिकॉर्ड करनी, तो उसमें सेम डिश हमें इसके सामने बाइट करनी होती है और वो आवाज़ उसे दी जाती है। ओके, फॉली का स्टूडियो भी होता है, और उस स्टूडियो भी यूनिक होता है, और उसमें हम कुछ और अनोखे तरीके से आवाज़ें कैसे रिकॉर्ड करते हैं देखते हैं एक छोटे से एवी के जरिए। that I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley.
हाँ जोरदार लगा लेकिन उतना जोरदार लग नहीं सकता लेकिन साउंड में देना ओके जैसे कि बहुत मेहनत है। अभी अगली बार फिल्म देखने जाओगे तो दिमाग में जरूर आएगा, खासकर फाइट सीन देखो बोलोगे ये तो साला बॉटल तोड़ता है। ओके, तो विजुअल हो गया, डबिंग हो गया, फॉली भी हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है उसके बिना खास करके हमारी इंडिया की फिल्में होती हैं, कोई बता सकता है क्या होगा? म्यूजिक राइट, सॉन्ग्स, म्यूजिक। तो सॉन्ग्स म्यूजिक के बारे में बताने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है जो कि खुद बाय प्रोफेशन सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर है, जो इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्लाइटली जानकारी देंगे। प्लीज वेलकम कीजिएगा मिस्टर विशाल पागल सर का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू लॉट। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? मज़ा आ रहा है? लेक्चर नहीं लगा ना? क्योंकि हमारे सूरज सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे फ्लो में ऊपर लेके जाते हैं। सो यस, I have only 2 to 3 minutes over here, so I'm going to explain you something about recording studio. इसके बारे में आप सबको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है क्योंकि Instagram, YouTube, आशिकी 2, गली बॉय सबके अंदर आपने वो माहौल देखा है कि कैसे किसी सिंगर को, इंस्ट्रूमेंट को, रैपर को जब हम लेके आते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट? वर्ल्ड वाइड किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अगर आप जाओगे ना तो उसका कंस्ट्रक्शन नॉर्मली 2 रूम का तो होता ही होता है। पहली रूम जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल रूम, एंड सेकंड वन इज रिकॉर्डिंग रूम। कंट्रोल रूम से हम सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जितनी भी माइकिंग टेक्निक यूज़ करके एक से लेके मल्टीपल आर्टिस्ट, एक से लेके मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, डबिंग, फॉली, ऐसी 6 चीज़ें हम पहले से लेके आज तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद में भी रिकॉर्ड करेंगे। जितना ये बोलना सिंपल है ना उतना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या है ना, 150 आर्टिस्ट, जस्ट इमेजिन 150 आर्टिस्ट ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर है, क्योंकि पहले ऐसे बड़े बड़े होते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राइट? और उसके अंदर आपको माइक के साथ सबको ऐसे रिकॉर्ड करना है कि ना वो प्रॉपर लगना चाहिए। मतलब एवेंजर्स की एंट्री हो रही है या बाहुबली की एंट्री हो रही है तो वो म्यूजिक फील भी होना चाहिए। तो माइकिंग टेक्निक्स कैसे यूज़ करने पड़ी, हर एक का माइक तो हो गया, फिर सबको कैप्चर करने के लिए और माइक, कितने टेक्निक कैसे यूज़ करने पड़े, सबको कैसे मिक्स करना है, सबको कैसे प्रोसेसिंग इफेक्ट करना है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नॉलेज लगता है आपको, क्योंकि ऑनलाइन इक्विपमेंट अवेलेबल है सस्ते में, इसलिए ले लिए और कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। जो कि बैड प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए अभी 100 गाने बनते और 2 गाने हिट होते हैं, पहले 100 गाने बनते और 30 से 40 गाने हिट होते हैं, दैट्स द डिफरेंस। ओके, अभी का रिकॉर्डिंग कम्प्लीटली डिजिटली होता है। जो 200 लोग पहले रिकॉर्ड करते थे, हम अभी वो काम बैठे बैठे सॉफ्टवेयर की यूज से ही बना के रखते थे। 20% रिकॉर्ड करते, मिक्स मास्टर करते, तब जाके सारे बीजीएम बनते, चाहे फिर विक्रम वेदा का रहे, चाहे आपका ब्रह्मास्त्र का रहे, एनीथिंग। ये कोई आके गाते हैं या आके प्ले करते हैं ऐसा नहीं है, सारी हम प्रोग्राम करके रखते हैं चीज़ें। लेकिन ये हो गया अभी का डिजिटल रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन भी डिजिटली हो रहा है, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप सुनते हो। पुराना गाना भी अगर चाहिए तो आप सीडी नहीं लाते, सीधा सर्च करके सुनते हो, राइट? क्योंकि डिजिटल रिकॉर्डिंग अभी का, लेकिन पहले के ज़माने में जैसे मैंने बोला था वैसे सब सीटिंग होती थी। आर डी बर्मन सर आपको बोलते थे कि यार हाँ, मेरी फिल्म के अंदर 5 गाने, सबके रिहर्सल्स हो गए हमारी 2-2.5 महीना। हम 1980 में कंसिडर करो, हम सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, आर डी बर्मन सर के लिए प्ले कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग रूम के अंदर है अभी हम 2 महीने की रिहर्सल्स के बाद। लता दीदी और किशोर कुमार सर यहाँ पे हमारे सामने, और आपको सिग्नल मिल रहा है कंट्रोल रूम से इस रिकॉर्डिंग रूम के अंदर कि यार डे नंबर 1, साउंड नंबर 1, टेक नंबर 1। इसका मतलब ये होता था कि रील के ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छे से प्ले करना जैसे रिहर्सल्स की है। गलती करोगे तो रील फेंकना पड़ेगा, मेहनत पैसा बर्बाद हो जाएगा सबको। तो प्लीज अच्छे से आप प्ले करते थे, लिटरली लाइव परफॉर्म करते थे आज एकदम प्रिसीजन के साथ। और ये सारी चीज़ें रील के ऊपर रिकॉर्ड होती थी, फ्रीक्वेंसीज प्रिंट होती थी लिटरली, तब जाके कॉपीज निकलती थी, फिर आपको कैसेट मिलती थी, कैसेट आप टेप रिकॉर्डर में घर पे जाके यूज़ करते थे। इसके पहले अगर आप जाओगे और थोड़ा पुराने ज़माने में तो ग्रैमी अवार्ड सुना है सबने, ग्रामोफोन से एक्सट्रैक्ट किया गया वो, तो ग्रामोफोन सब यूज़ करते थे हम। डिस्क रहती थी बहुत बड़ी और हेवी रहती थी वो, लेकिन इतना महंगा था ना, सब अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हवेली में, बड़े बड़े बंगलोज में मिलता था। उसके अगर पीछे आओगे तो मोनोफोनोग्राम बोल के एक डिवाइस था, उसके भी पीछे के बहुत सारे डिवाइसेस है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाते हम, राइट? कैसेट के बाद में हम थोड़ा सीडी की तरफ शिफ्ट हुए, सीडीज आए, फिर डीवीडीज आए, फिर 16-17 आए इंडिया में, और जियो ने जैसे इंटरनेट सस्ता कर दिया, हम सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। और फिर जितने डीवीडी, सीडी, ड्राइवर्स कंप्यूटर को प्रोवाइड करने वाले, हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाले सोलो, जितनी कंपनीज थी उनके शेयर्स गिर गए और हम डिजिटल रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर गए बहुत अच्छे से। लेकिन 2002 के अंदर ये ज़माना बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था डिजिटल रिकॉर्डिंग का। इसके अंदर हम, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड करते, बाकी प्रोग्राम करके गाना बनाते। पहला समझ में आया आपको, एनालॉग रिकॉर्डिंग और अभी का डिजिटल रिकॉर्डिंग। द डिफरेंस इज लाइक, आप जब भी ये दोनों सॉन्ग सुनेंगे ना, नए और पुराने, आप बोलोगे कि यार पुराने सॉन्ग उतने क्लियर नहीं है, लेकिन अभी के सॉन्ग बहुत ज़्यादा क्लियर है। वी कैन से इवन इट इज क्रिस्टल क्लियर, राइट? लेकिन बाद में ये भी आप बोलोगे कि यार लेकिन पुराना सॉन्ग सुनने में जो मजा आता है वो नए सॉन्ग में नहीं है, राइट? या एटलीस्ट सुना तो होगा आपने, खास करके ट्रैवलिंग करते टाइम ये बातें बहुत निकलती, क्योंकि बहुत टाइम के लिए आप गाना सुनते हो तब। यूजुअली हम नहीं सुनते, काम के अंदर होते हैं, बिजनेस, जॉब, जो भी है,
राइट. सो द थिंग इज लाइक, मैं अगर आपको पूछूंगा ना कि इसका रीजन क्या, आप बोलोगे यार पुराने जो सिंगर्स थे उनकी आवाज़, लिरिक्स, कंपोजिशन समझ में आता था. अभी वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग या थोड़े डीजे मिक्स सॉन्ग और थोड़ा सा मतलब कलर बहुत ज़्यादा ऐड हो रहे हैं जितनी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलोगे राइट. पहले सब समझ में आता था अच्छे से और सूदिंग था. लेकिन इसके भी आगे जाके इसका रीज़न ये है कि हम एक नेचर है, खुद हम नेचर का पार्ट है राइट. अगर हमको बोला जाए कि एक हफ्ता आपको किसी अनजान के साथ एक हफ्ता रहना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1-2 दिन है ना बहुत अच्छे से मेकअप करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बहुत अच्छे से रहेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ. लेकिन 2 से 3 दिन के बाद में हमारा नाटक थोड़ा थोड़ा कम होगा आगे वाले की और हमारी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी. सेम चीज़ होती है ओल्ड सॉन्ग के साथ. ओल्ड सॉन्ग अपनी रियल पर्सनैलिटी रू लेके घूमते, दैट्स द थिंग. अभी अगर मैं नया गाना बजाऊंगा ना, आप सुन लोगे, मजे लोगे, लेकिन 60 दिन के बाद में ना वो सॉन्ग है ना आप थोड़ा सा फेड आउट हो जाते हो. लेकिन अभी भी अगर मैं लग जा के लिए प्ले करूंगा ना यहाँ पे, जो क्लियर भी नहीं है, तो आप गाओगे, मजे लोगे, सुनोगे और एंजॉय करोगे. सो दैट्स द मैजिक एंड दैट्स द पावर ऑफ ओल्ड रिकॉर्डिंग टेक्निक, एनालॉग रिकॉर्डिंग टेक्निक, क्योंकि वो नेचुरली रिकॉर्ड होता था, इसलिए स्वीट सा डिस्टॉर्शन ऐड होता था. एंड इफ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेचर, अगर हम कोई भी नेचुरल चीज़ खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, फ्रेगनेंस भी इवन इफ इट इज नेचुरल, विदाउट एनी सेकंड थॉट, एनी प्रोसेस, हम बिना थके उसको एंजॉय करते, कनेक्ट हो जाते हैं. लेकिन डिजिटल रहे, आर्टिफिशियल रहे, एनीथिंग, AI इवन जो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हम समझने के लिए कैपेबल है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए क्रिकेट मैच, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आपका जितना भी डिजिटल कंटेंट है, नेचुरल जो नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप कंजम्पशन उसका कर रहे हो, तो आप थक के और सेकंड थॉट ला के कहीं ना कहीं आपका माइंड उसको एंजॉय कराता है और आप थक के एंजॉय कर दो. इसको प्रैक्टिकली अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, खुद की बॉडी के साथ एक काम करना है. अभी अगर लॉन्ग ड्राइव जाओगे ना कभी, तब 3 घंटे के लिए ना नए गाने सुनना जो बहुत जोर जोर से बजते और अच्छे से बजते हैं राइट, डिजिटल फॉर्मेट वाले. हो गया. उसके बाद में 3 घंटे के लिए पुराने गाने सुनना, उसके अंदर नया गाना नहीं प्ले करना. आपकी थकावट का रेशियो है ना, आपके पास अगर डिजिटल वॉच रहेगी सबके पास, तो चेक करना आपकी थकावट का रेशियो है ना, जमीन आसमान का फर्क रहेगा. सो दैट इज प्रैक्टिकली यू कैन चेक दैट मैं यहाँ पे खड़े होकर जो भी बकवास कर रहा हूँ वो एक्चुअली है या नहीं, वैसे आपको समझ में आएगा राइट. प्रैक्टिकली चेक करना है चीज़. ओके, फाइनल पॉइंट आई एम गोना एक्सप्लेन यू. कोई भी सिंगर कैसे सोचता है प्लेबैक के पहले, तो 4 चीज़ें वो सोचते हैं. इनमें से कोई भी लेके आज भी अगर कोई सिंगर किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा रहा होगा जिसके आप कल जाके फैन बनोगे, तो वो कम से कम 4 चीज़ें सोच के ही गाते हैं. फर्स्ट थिंग, स्क्रीन के ऊपर मैं किसके लिए गा रहा हूँ, सीन क्या दिख रहा है, विलन के लिए गा रहा हूँ, उसकी वाइफ के लिए गा रहा हूँ, या क्या हो रहा है, एज पर सीन वो गाएंगे. सेकंड थिंग, व्हाट्स द कंपोजिशन, व्हाट्स द लिरिक्स, उनका पावर क्या होल्ड कर रहे हैं वो, सैड, रोमांटिक, व्हाट एग्जैक्टली. थर्ड थिंग, आर डी बर्मन सर का म्यूजिक है तो उनके हिसाब से मुझे गाना पड़ेगा. प्रीतम सर का म्यूजिक है तो अरिजीत सिंह सर सोचेंगे उनके हिसाब से मुझे गाना है. अगर उनको कुछ अच्छा लगता है, कुछ वेरिएशन लाना है, तो वो पूछेंगे, परमिशन निकालेंगे. अगर परमिशन मिलती है तब वो एडअप करेंगे वो सॉन्ग के अंदर, क्योंकि वो भी, अरिजीत सिंह भी एक सिंगर है प्रीतम सर के सॉन्ग के लिए. एज लाइक आप जैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो वैसे वो भी एक सिंगर है, वो एक पार्ट है राइट. उसको वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं हम, दैट इज डिफरेंट वर्ड, लेकिन वो भी एक पार्ट है सॉन्ग का. ये उनका सॉन्ग नहीं है, ये सॉन्ग है प्रीतम सर का, लेकिन फेस उनका है ना, आवाज़ उनकी है. दैट्स द थिंग. ओके, एंड फाइनली ही थिंक्स कि लाइक यार ओके ठीक है, सब कुछ तो हो गया, लेकिन मैं भी अरिजीत सिंह हूँ, मैं भी किशोर कुमार हूँ, तो ऐसा कुछ गाऊंगा ना, आने वाले 200 साल तक ये गाना और मेरा नाम मार्केट में